गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हमने जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ा, जिसमें कि कार्य के आधार पर जंतु ऊतकों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। जिसमें हमने पढ़ा एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक क्या है, ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे, जो है जंतुओं में समन्वयन। जंतुओं में समन्वयन, ठीक है। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है। यदि पाचन क्रिया, आपके पेट में कुछ गड़बड़ हो, हाँ, या पाचन क्रिया ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, तो जो हमें आवश्यक पोषण है हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है ना। और इससे शरीर में ऊर्जा भी नहीं प्राप्त हो सकती है। और इसी प्रकार यदि हमारा वृक्क का कार्य बंद करना यानी कि वो बंद कर दे, कार्य करना बंद कर दे, तो क्या होगा। तो जो हमारे ब्लड में यानी कि हमारे खून में या रुधिर में उत्सर्जी जो पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित होकर क्या हो जाएगा, हमारे समस्त जैविक क्रियाओं को वो प्रभावित कर सकती है। और हमारा शरीर जो है बहुत सारे रोगों के शिकार हो सकता है। तो शरीर में जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंध रखती है, ये तो आपको पता ही है, जिसका आपस में तालमेल तथा उचित समायोजन होता है। तो शरीर की सभी प्रक्रियाएं, शरीर की सभी प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, सभी प्रक्रिया एक दूसरे से या आपस में तालमेल रखती हैं, तालमेल रखती है ना। तथा उचित समायोजन होता है, उचित समायोजन से कार्य चलता है। उचित समायोजन होता है ना। तभी तो हमारा शरीर ठीक प्रकार से कार्य कर पाएगा। अब जंतुओं में समन्वयन, ठीक है, जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने के लिए दो तंत्रों की जरूरत होती है। दो प्रकार के तंत्र ऐसे होते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर का समन्वयन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन या समायोजन बनाए रखते हैं। वे दो तंत्र कौन से हैं। पहला है तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी हमारा नर्वस सिस्टम कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं उसको, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, नर्वस सिस्टम कहते हैं। चलिए, अब ये तंत्रिका तंत्र क्या है, पहले हम इसी को जान लेते हैं। अब बेटा, शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण, ठीक है, जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं हमारी, शारीरिक क्रियाएं यानी कि जितने भी हमारे शरीर में कार्य होते रहते हैं, इन क्रियाओं
के नियमन और नियंत्रण, नियमन और नियंत्रण, जिसे अंग्रेजी में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नियमन और नियंत्रण, नियमन और नियंत्रण किनके द्वारा होते हैं? तंत्रिका तंत्र द्वारा होते हैं। या तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है हमारे शरीर में जो शारीरिक क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण को क्या करते हैं? क्या करते हैं? समायोजन में रखते हैं। अब मनुष्य की तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में मुख्य 3 भाग होते हैं। वे कौन कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र में 3 भाग होते हैं। वे हैं मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, तंत्रिकाएं। तो वो कौन कौन से हैं 3? मस्तिष्क, एक तो मस्तिष्क जिसे हम ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क। दूसरा है रीढ़ रज्जु, रीढ़ रज्जु। और तीसरा है तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं। तो इन तीनों से मिलकर बना है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इन तीनों से मिलकर तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। सबसे पहला मस्तिष्क। ये मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क या अंग्रेजी में हम इसको ब्रेन कहते हैं, है ना। अब मस्तिष्क जो है ये एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है। किसके अंदर सुरक्षित रहता है? कपाल में सुरक्षित रहता है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। जैसे सुगंध, श्रवण तथा रंगों का निर्णय भी मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। मस्तिष्क, जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो अन्य जंतुओं की मस्तिष्क की तुलना में श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक तर्क शक्ति विकसित होती है। ठीक है, तो मस्तिष्क क्या बताया मैंने? ये एक कोमल, कोमल और महत्वपूर्ण अंक है, महत्वपूर्ण अंक है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंक है। और ये कहाँ पर रखा होता है? इसको सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? कपाल में, स्कल के अंदर, है ना। कपाल में इसको सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि बहुत कोमल है, ये जल्दी से इसको नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ भी, है ना। तो कपाल में ये सुरक्षित रहता है। और समस्त ऐच्छिक क्रियाओं, समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय, क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा लिया जाता है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। और क्या कहा? मस्तिष्क के कई भाग होते हैं और मानव मस्तिष्क जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। अन्य जंतुओं के मुकाबले मानव मस्तिष्क सबसे श्रेष्ठ होता है। अब इसका दूसरा भाग है रीढ़ रज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, रीढ़ रज्जु। तो अब अगला हम पढ़ते हैं रीढ़ रज्जु के बारे में। चलिए, अगला भाग है रीढ़ रज्जु। चलिए, रीढ़ रज्जु। अब रीढ़ रज्जु ये क्या है? मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग,
कैसा होता है? बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो मनुष्य मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित होता है। इसे क्या कहते हैं? रीढ़ रज्जु कहते हैं। रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य से रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है। रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी, कहां पर? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में के अंदर सुरक्षित रहती है। ठीक है, रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती है, जिनसे समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यहां पर कैसे मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है और रीढ़ रज्जु अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगला है तंत्रिकाएं। तीसरा है तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं, अब तंत्रिकाएं क्या है? तंत्रिकाएं मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जो है वो जाल बिछा होता है। हर तरफ तंत्रिकाएं ही तंत्रिकाएं होती है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई उद्दीपन ग्रहण होने पर हमें उसका तुरंत अनुभव होता है। ठीक है, तो ये जो तंत्रिकाएं हैं मनुष्य शरीर में कैसा होता है? जाल बिछा होता है। मनुष्य शरीर के अंदर जाल के रूप में फैला है या बिछा रखा होता है। ठीक है, अब मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है मनुष्य के शरीर में? मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। एक तो कपाल तंत्रिकाएं। पहला है कपाल तंत्रिकाएं। ठीक है, कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं। तो मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाएं 2 प्रकार के होते हैं, कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं। ठीक है, अब इसमें जो कपाल तंत्रिकाएं हैं ये ज्ञानेंद्रियों को, हमारे जितने भी ज्ञानेंद्र हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है। कहां से कहां तक? ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण कर कर मस्तिष्क पर पहुंचाती है, जैसे कि सुनना, सूंघना, छूना, स्वाद जानना आदि। ठीक है, तो कहां से? ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और जिससे कि हमें सुनना, सूंघना, छूना, स्वाद जानना सब संभव होता है। अब रीढ़ तंत्रिकाएं क्या है? ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। रीढ़ तंत्रिकाएं समस्त शरीर के समस्त अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, ये रीढ़ रज्जु से निकलती है। कहां से निकलती है? रीढ़ रज्जु से निकलती है। इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैले रहते हैं। कहां पर फैले रहते हैं? ये इनके जो तंत्रिकाएं हैं ये जाल की तरह आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैले रहते हैं। सूक्ष्म जंतुओं में जैसे अमीबा है, स्पंज है आदि के शरीर में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं, परंतु समस्त शरीर द्वारा संवेदन ग्रहण की जाती है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई सबको। फिर
हमने कहा था कि मनुष्य में या जंतुओं में संयमन स्थापित करने के दो तंत्र हैं, एक तो तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। तो हम तंत्रिका तंत्र के बारे में अब हमने पढ़ लिया, जिसमें कि हमने मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु और तंत्रिकाओं के बारे में जाना। अब अगला हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। चलिए, अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। अब जंतुओं में तंत्र की जो तंत्रिकाएं हैं, उनसे जो संयमन के तरीके होते हैं, उसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। यानी कि हमारे शरीर में न केवल तंत्रिकाओं द्वारा बल्कि रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में जो रासायनिक पदार्थों द्वारा शरीर का नियंत्रण होता है, उन रासायनिक पदार्थों को हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स कहते हैं, अंग्रेजी में हार्मोन्स कहते हैं। अब शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां। हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो किसका स्राव करती हैं? हार्मोन्स का स्राव करती है। अतः इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कही जाती है, क्योंकि ये जो विशेष ग्रंथियां हैं, ये किनका स्रावन करते हैं? हार्मोन्स का स्राव करते हैं। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित होते हैं। किसके द्वारा? रक्त द्वारा पूरे शरीर में क्या होते हैं? पूरे शरीर में, पूरे अंगों में संचारित होते रहते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। जैसे अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रेनालिन की मात्रा जब बढ़ जाती है, तब आप क्रोधित अथवा उत्तेजित हो जाते हो और शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में लाने का कार्य अन्य विशिष्ट हार्मोन नॉर एड्रेनालिन करता है। ठीक है, इस प्रकार शरीर में थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, पीयूष ग्रंथियां, ऐसे बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं हमारे शरीर में और उनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, और वे कौन कौन सी ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए हम एक तालिका देख लेते हैं पहले। ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है ये तालिका। इस तालिका में क्या दिया है? इसमें ग्रंथि का नाम दिया गया है और स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम दिया हुआ है और कार्य, वो क्या क्या कार्य हमारे शरीर में करते हैं, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं। पहला ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि?
पीयूष ग्रंथि। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, देखो पीयूष ग्रंथि। अब ये पीयूष ग्रंथि जो है, इसका स्रावित होने वाली, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन जो है उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। देख रहे हो आप, वृद्धि हार्मोन है ना, वृद्धि हार्मोन यानी कि बढ़ाने वाला हार्मोन। क्या है? बढ़ाने वाला हार्मोन। अब इसका कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि करता है। इसकी कमी से क्या हो जाती है? बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। यानी कि अगर आपके शरीर में पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन की जो क्या बोलते हैं इसमें कमी आ जाए, उसको प्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो क्या हो जाता है? बच्चों में क्या हो जाता है? उनकी शरीर की वृद्धि करना रुक जाता है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। देख रहे हो, थायराइड ग्रंथि। अब ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आपने देखा है गले में किसी के ऐसे बड़े बड़े ऐसे ऐसे निकला होता है, ऐसे क्या बोलते हैं, उभरा उभरा सा देखते हो कई बार कई लोगों के, तो वो क्या होता है? किसकी कमी के कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। अब अगला है पैराथायरॉयड। क्या है? पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड जिस हार्मोन को स्रावित करता है वो है पैरा हार्मोन। कौन सा है? पैरा हार्मोन। ये क्या करता है? रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रण करता है या नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है। और ये कौन सी ग्रंथि प्रोड्यूस करती है, स्रावित करती है? पैराथायरॉयड। अगला चौथा है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वृक्क, जो हमारे वृक्क होते हैं, उनकी किडनी के ऊपर की तरफ दिखाई देती है। इसका एक और नाम है एड्रीनल ग्रंथि। ये क्या प्रोड्यूस करती है? कौन से हार्मोन बनाती है? एड्रिनालिन बनाती है। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। ये क्या करती है? ये जब बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो हमें क्रोध ज्यादा आता है, ओवर चिंता करने लग पड़ते हैं, ज्यादा उत्तेजना होती है हमारे शरीर में, है ना, मन में। और अगला है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा? अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। इससे जो हार्मोन निकलता है वो है इंसुलिन। ये तो कई लोगों ने सुना ही होगा ना, इंसुलिन। अब इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि इनको शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को अगर नहीं प्रोड्यूस करे, ठीक से स्रावित ना करे, तो क्या हो जाता है? शर्करा की मात्रा शरीर में या रक्त में नियंत्रित नहीं हो पाता है, जिससे कि मधुमेह रोग हो जाता है। अगला है वृक्षण। अगला है वृक्षण। वृक्षण क्या है? ये नर में होता है। वृक्षण जो है वो नर में होता है, यानी कि आदमियों में होता है। ये टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन को। अब नर जननांगों के विकास को प्रेरित करती है टेस्टोस्टेरोन, और शुक्राणुओं का निर्माण को भी ये नियंत्रित करता है। अगला है अंडाशय। ये नर में नहीं, मादा में दिखते हैं, औरतों में होता है अंडाशय। जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। इसका कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मादा जननांगों के विकास को प्रेरित कर, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, उसी प्रकार अंडाशय एस्ट्रोजन को स्रावित करते हैं, जो मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करते हैं, और अंडाणुओं के निर्माण को भी ये नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। ये है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन जंतुओं में।
ठीक है। आप इसी प्रकार आप सोचते होंगे कि भाई जंतुओं में तो इतने सब हार्मोन सब है बनते हैं, लेकिन क्या पौधों में भी इस प्रकार से हार्मोन होंगे? पौधे भी तो जीवित वस्तुएं हैं, है ना? तो पौधों में भी क्या है, पादपों में भी कई प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं, कई प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं। अब इनके कार्य क्या क्या है, पादपों में इनका कार्य क्या है, जरा देख लेते हैं। अब देखो, पादप हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, है ना, और एथिलीन, कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, ये सभी पादप हार्मोन्स हैं। क्या है? पादप हार्मोन्स हैं। और इनके कार्य एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? यह कोशिकाओं को में दीर्घीकरण करता है, और इसके प्रभाव से क्या होता है? जो तने होते हैं, तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती है, तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। ये क्लियर है? ये कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है, इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती है। दूसरा है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन का क्या कार्य है? जिब्रेलिन के प्रभाव से तने के पर्व जो है वो लंबे होते हैं, तने के पर्व लंबे होते हैं। ये अंगूरों का आकार तथा इनकी गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। कैसे? जो अंगूर होते हैं उनको आकार देने के लिए, और इनकी जो गुच्छे होती हैं इनकी लंबाई बढ़ाने भी ये सहायक होते हैं। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। अगला है साइटोकाइनिन। अगला कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। इसका कार्य क्या है? यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगला एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या है? यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है। और क्या कार्य करता है? यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होते हैं। क्या कार्य करता है एब्सिसिक अम्ल? रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है, और यह पत्तियों को झड़ने में भी सहायता देती है। अगला है एथिलीन। एथिलीन का कार्य क्या है? यह कच्चे फलों को जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये सारे हैं पादप हार्मोन: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? क्लियर हो गई? तो ये है पादप हार्मोन। कौन से हैं? पादप हार्मोन। और हमने इससे पहले पढ़ा, कौन से हार्मोनों के बारे में पढ़ा था? हमने इससे पहले जंतु हार्मोनों के बारे में पढ़ा था। जंतु हार्मोन कौन कौन से हैं हमारे शरीर में? हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथॉर्मोन, एड्रिनालिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और इनको स्रावित करने वाले ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जिसे पैंक्रियाज भी कहते हैं, वृक्षण तथा अंडाशय। तो इन सभी हार्मोनों के नाम और सभी ग्रंथियों के नाम और उनके कार्यों को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है ये समाप्त हो चुका है। और अगली कक्षा में हम एक नए अध्याय को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।